अगर कोई सर्च इंजन एक साधारण सा जवाब ढूंढने में 1 सेकंड की जगह 10 सेकंड लगा दे तो क्या होगा? मतलब जाहिर है वो टैब तुरंत बंद हो जाएगा और लोग किसी दूसरी वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो डिजिटल दुनिया में ना वो 9 सेकंड बचाने की कीमत सच में करोड़ों डॉलर है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम उसी अदृश्य गणित की बात कर रहे हैं जिस पर पूरी दुनिया का टेक इंफ्रास्ट्रक्चर टिका है। हाँ, और हमने जो दस्तावेज और रिसर्च आज के इस डीप डाइव के लिए इकट्ठा किए हैं उनका पूरा फोकस इसी बात पर है कि बड़ी टेक कंपनियां डेटा हैंडलिंग को इतना महत्व क्यों देती हैं। मेरा मतलब है कि जब भी Amazon या मेटा जैसी कंपनियां हायरिंग करती हैं तो उनका सारा जोर इसी डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम या जिसे डीएसए कहते हैं उसी पर होता है। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि डीएसए कोई इंटरव्यू पास करने की मामूली ट्रिक नहीं है। देखिए, ये सीधे तौर पर सर्वर के बिल और क्लाउड कंप्यूटिंग के जो भारी भरकम खर्च आते हैं ना, उनको कम करने का एक बहुत ही सटीक विज्ञान है। सही बात है। तो चलिए इस पूरी व्यवस्था को थोड़ा आसान भाषा में अनपैक करते हैं। समझने के लिए मान लेते हैं कि हम दोनों मिलके एक नया सोशल मीडिया ऐप बना रहे हैं। नाम रख लेते हैं पिक्सेलग्राम। अरे वाह, नाम तो काफी अच्छा है, पिक्सेलग्राम। हाँ, तो अब इस ऐप को चलाने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या होगी? जाहिर है यूजर्स का डेटा चाहिए होगा। मैंने पढ़ा है कि जब कंप्यूटर को सिर्फ एक नाम या उम्र याद रखनी होती है तो वो उसे मेमोरी में एक छोटे से डब्बे या बॉक्स में रख देता है। हाँ, और तकनीक की भाषा में से प्रिमिटिव डेटा टाइप करते हैं। ये तो बहुत बुनियादी बात हो गई। लेकिन समस्या तो तब आएगी ना जब हमारे ऐप पर 1 करोड़ यूजर्स आ जाएंगे। मतलब 1 करोड़ यूजर्स के लिए 1 करोड़ अलग अलग बॉक्स बनाना और उनके नाम याद रखना तो सरासर पागलपन होगा। एकदम पागलपन होगा। और यहीं से एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स की शुरुआत होती है। मतलब 1 करोड़ अलग अलग बॉक्स बनाने के बजाय कंप्यूटर क्या करता है कि मेमोरी में एक लंबी सी कतार बुक कर लेता है। अच्छा, एक ही लंबी कतार। हाँ, जिसमें एक ही तरह का डेटा लाइन से रखा जाता है और इस कतार को एरे कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हर डिब्बे का एक नंबर होता है जिसे इंडेक्स कहते हैं। मैंने देखा है कि इंडेक्स अक्सर 0 से शुरू होता है ना? बिल्कुल, ये हमेशा 0 से शुरू होता है। तो अगर हमें 500वें नंबर का डेटा चाहिए तो सीधा उस इंडेक्स पर छलांग लगाई जा सकती है। ये तो सच में बहुत तेज और सीधा तरीका है। मतलब इंडेक्स पता है तो सीधा जंप करो। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ नजर आ रही है। कैसी गड़बड़? मान लीजिए कि वो जो एरे है वो एक लकड़ी की अलमारी की तरह है जो किताबों से पूरी तरह ठसाठस भरी हुई है। अब कोई नई और बहुत जरूरी किताब हमें उस अलमारी के बिल्कुल बीच में किसी खास जगह पर रखनी है। हाँ, ये तो एक क्लासिक समस्या है। तो जगह तो अलमारी में फिक्स है ना। नई किताब बीच में डालने के लिए उस जगह के बाद की सारी किताबों को एक एक करके दाईं तरफ खिसकाना पड़ेगा। ये तो बहुत थका देने वाला काम लगता है। ये अलमारी वाली एनालॉजी वाकई ये स्थिति की गंभीरता को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, कंप्यूटर की भाषा में किताबों को खिसकाने की इस प्रक्रिया को ना शिफ्टिंग कहते हैं। शिफ्टिंग, ठीक है। हाँ, और एरे का साइज हमेशा फिक्स होता है। तो अगर 10 लाख यूजर्स का एरे पूरी तरह फुल है और शुरुआत में एक नया वीआईपी यूजर जोड़ना पड़ जाए तो क्या पूरे 10 लाख एलिमेंट्स को अपनी जगह से एक कदम आगे खिसकाना होगा? जी बिल्कुल, उन सभी 10 लाख डेटा पॉइंट्स को शिफ्ट करना होगा। इसके लिए प्रोसेसर को जो पसीना बहाना पड़ता है ना, वो अकल्पनीय है। ये बहुत ही धीमा प्रोसेस है। लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक बहुत ही बेसिक सा सवाल आता है। क्या इसका समाधान ये नहीं हो सकता कि हम सर्वर में और ज्यादा रैम लगा दें या सबसे महंगा और तेज प्रोसेसर खरीद लें? लोग अक्सर ऐसे ही सोचते हैं। मेरा मतलब है कि आज के दौर में हार्डवेयर इतना सस्ता हो गया है तो कोड को इतना ऑप्टिमाइज करने की माथापच्ची क्यों ही की जाए? देखिए, ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन इसमें एक बड़ा पेंच है। हार्डवेयर बढ़ाना ना बस एक हद तक ही काम आता है। वो कैसे? मान लीजिए एक बहुत शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में भी कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जो डेटा को हैंडल करने में अक्षम है, तो 10 या 100 यूजर्स तक तो वो तेज लगेगा ही। हाँ, क्योंकि सुपर कंप्यूटर की ताकत उसे छुपा लेगी। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही यूजर्स की संख्या 10 लाख या 1 करोड़ पहुंचेगी तो वो सुपर कंप्यूटर भी उस खराब कोड का बोझ नहीं उठा पाएगा। वो पूरी तरह क्रैश हो जाएगा। ओहो, मतलब हार्डवेयर भी हार मान लेगा? जी, इसे सॉफ्टवेयर की दुनिया में स्केलेबिलिटी की समस्या कहते हैं। कोई प्रोग्राम कितना स्केलेबल है, ये समय को सिर्फ सेकंड्स में नापकर नहीं बताया जा सकता। हाँ, मैं समझ रही हूँ, क्योंकि हर इंसान के कंप्यूटर या मोबाइल की स्पीड तो अलग अलग होती है ना। एकदम सही।
तो स्पीड को मापने का असली तरीका शायद ये है कि जब इनपुट या काम का बोझ बढ़ता है तो उस काम को पूरा करने के स्टेप्स कितनी तेजी से बढ़ते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसी को नापने के लिए कंप्यूटर साइंस में बिग ओ नोटेशन का इस्तेमाल होता है। बिग ओ नोटेशन, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। तो बिग ओ हमें वर्स्ट केस सिनेरियो यानी सबसे खराब स्थिति के बारे में बताता है। ये मापता है कि इनपुट बढ़ने पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ेगी। अच्छा, तो जैसे एरे में किसी इंडेक्स से डेटा पढ़ना हो तो क्या होगा? उसमें हमेशा एक ही स्टेप लगेगा, चाहे एरे में 10 डेटा हो या फिर 10 करोड़ डेटा हो। इसे O1 या कांस्टेंट टाइम कहते हैं। इसमें समय का जो ग्राफ होता है ना, वो एकदम सीधा रहता है। लेकिन अगर हमें उस एरे में किसी खास यूजर का नाम खोजना हो और उसका इंडेक्स नंबर हमें पता ही ना हो, तब क्या होगा? तब तो समय का ग्राफ सीधा नहीं रहेगा ना? तब तो बहुत मुश्किल होगी। तब कंप्यूटर को एक एक करके हर डिब्बे को खोलकर देखना पड़ेगा। मतलब लाइन से एक एक करके चेक करना होगा। हाँ, अगर 10 लाख डिब्बे हैं और जो डेटा खोजा जा रहा है वो इत्तेफाक से सबसे आखिरी डिब्बे में हुआ, तो पूरे 10 लाख स्टेप्स लग जाएंगे। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। इसे लीनियर सर्च कहते हैं और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON होती है। मतलब जितना बड़ा डेटा खोजना होगा उतना ही ज्यादा समय लगेगा। ये तो ऐसा हुआ जैसे डिक्शनरी में कोई शब्द खोजना हो। अगर मुझे डिक्शनरी में ज़ेब्रा खोजना है और मैं लीनियर सर्च का इस्तेमाल करूं तो मुझे पहले पन्ने से शुरू करके एक एक शब्द पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही। पहले ए वाले शब्द, फिर बी वाले, और ऐसे करते करते हफ्तों लग जाएंगी। हाँ, और असल जिंदगी में कोई ऐसा थोड़ी करता है। मतलब डिक्शनरी तो सीधे बीच से खोली जाती है ना? जी, हम सब ऐसे ही करते हैं। अगर बीच में M आता है तो हमारा दिमाग तुरंत कैलकुलेट कर लेता है कि ज़ेब्रा तो M के बाद ही आएगा। बिल्कुल। तो डिक्शनरी का पहला आधा हिस्सा तो हम पूरी तरह से नजरअंदाजी कर देते हैं। और मजेदार बात यह है कि यही इंसानी लॉजिक बाइनरी सर्च की नींव है। बाइनरी सर्च बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करता है। वो कैसे काम करता है? ये हर बार पूरे डेटा के बीच वाले हिस्से को चेक करता है और डेटा के हिसाब से बचे हुए आधे हिस्से को हर बार डिस्कार्ड या इग्नोर करता जाता है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O log n होती है। सुनने में शायद ही उतना चमत्कारी ना लगे, लेकिन इसके आंकड़े वाकई हैरान कर देने वाले हैं। अच्छा, तो अगर आंकड़ों की बात करें तो बाइनरी सर्च असल में कितना तेज है? कुछ उदाहरण देकर बताइए। ठीक है, अगर 1000 डेटा पॉइंट्स हैं तो बाइनरी सर्च को वो डेटा खोजने में सिर्फ 10 स्टेप्स लगेंगे। सिर्फ 10 स्टेप्स? और अगर डेटा 1000 से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाए तो? अगर 10 लाख डेटा है तो लीनियर सर्च पूरे 10 लाख स्टेप्स लेगा, लेकिन बाइनरी सर्च सिर्फ 20 स्टेप्स लेगा। एक मिनट, यहाँ रुकते हैं। ये गणित सच में दिमाग घुमा देने वाला है। 10 लाख डेटा और सिर्फ 20 स्टेप्स, मतलब अगर 1 अरब डेटा पॉइंट्स भी हों तो बाइनरी सर्च को कितना समय लगेगा? आप हैरान हो जाएंगी, 1 अरब डेटा पॉइंट्स के लिए बाइनरी सर्च अधिकतम 30 स्टेप्स लेगा। 30 स्टेप्स? 1 अरब डिब्बों में से सही डिब्बा सिर्फ 30 बार में खोज निकालना, ये तो किसी जादू से कम नहीं है। जी, और आज Amazon या Google सर्च जैसे प्लेटफॉर्म्स की रफ्तार का असली राज यही एल्गोरिदम है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक पेंच जरूर होना चाहिए। इतना आसान तो कुछ नहीं होता टेक की दुनिया में। हाँ, पेच तो है और बहुत बड़ा पेच है। बाइनरी सर्च की एक इकलौती और सबसे बड़ी शर्त यह है कि डेटा पहले से सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड मतलब किसी सही क्रम में लगा होना चाहिए, है ना? बिल्कुल, जैसे डिक्शनरी के शब्द अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। अगर डिक्शनरी के पन्ने आगे पीछे कर दिए जाएं तो वो आधा आधा करने वाला लॉजिक तो पूरी तरह फेल हो जाएगा ना। हाँ, तब तो बीच से डिक्शनरी खोलने का कोई फायदा ही नहीं होगा। और मुझे लगता है कि यहीं से उस बिखरे हुए डेटा को क्रम में लगाने की जद्दोजहद शुरू होती है, जिसे हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स कहते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। मैंने देखा है कि जिन रिसर्च नोट्स का हम विश्लेषण कर रहे हैं उनमें सॉर्टिंग के कई तरीके दिए गए हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बदनाम तरीका है बबल सॉर्ट। हाँ, बबल सॉर्ट काफी मशहूर है, लेकिन अपनी धीमी गति के लिए। इसमें क्या होता है कि अगल बगल के 2 एलिमेंट्स की तुलना होती है और अगर पहला दूसरे से बड़ा है तो उन्हें आपस में बदल यानी स्वैप कर दिया जाता है। और ये लूप बार बार चलता है। इससे क्या होता है कि सबसे बड़ी वैल्यू पानी के बुलबुले की तरह तैरकर आखिरी में पहुंच जाती है, इसीलिए इसे बबल कहते हैं। लेकिन मैंने पढ़ा है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n)² है। हाँ, और ये बहुत ही खराब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाती है। अगर मैं थोड़ा सा गणित लगाऊं तो O(n)² का मतलब है कि अगर 1 लाख यूजर्स हैं तो बबल सॉर्ट उसे क्रम में लगाने के लिए 10 अरब स्टेप्स लेगा। जी, 10 अरब स्टेप्स। ये तो भयानक रूप से धीमा है।
तो मेरा सवाल ये है कि अगर बबल सॉर्ट इतना ही खराब और धीमा है तो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज इसे अपने सिलेबस के पहले चैप्टर में पढ़ाती ही क्यों है? ये सवाल अक्सर कई लोगों के मन में आता है। देखिए, असल में बबल सॉर्ट इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि कोई उसे असल में बड़े सॉफ्टवेयर या ऐप में इस्तेमाल करे। तो फिर क्यों पढ़ाते हैं? ये प्रोग्रामिंग का बुनियादी काखा घर है। ये नए कोडर्स को एल्गोरिदम सोचने का तरीका सिखाता है। ये सिखाता है कि नेस्टेड लूप्स कैसे काम करते हैं और डेटा की अदला बदली कैसे होती है। मैं समझ गई। मतलब ये सिर्फ बेस या नींव बनाने के लिए है। इसके बाद एक और तरीका आता है सिलेक्शन सॉर्ट। हाँ, सिलेक्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट से थोड़ा बेहतर है। इसमें बार बार स्वैप करने के बजाय पूरे एरे में एक बार घूमकर सबसे छोटी या बड़ी वैल्यू ढूंढी जाती है और फिर उसे सीधे उसकी सही जगह पर रख दिया जाता है। बिल्कुल। इसमें बबल सॉर्ट के मुकाबले स्वैपिंग काफी कम होती है। लेकिन इन सारे बेसिक्स में मुझे जो तरीका सबसे ज्यादा लॉजिकल लगता है वो है इंसर्शन सॉर्ट। अच्छा, इंसर्शन सॉर्ट। अगर इसे किसी आम इंसान को समझाना हो तो आपके हिसाब से कौन सा उदाहरण सबसे सटीक बैठेगा? ताश के पत्तों का खेल मुझे सबसे सही लगता है। ताश के पत्ते, वो कैसे? देखिए, जब किसी खिलाड़ी के हाथ में ताश के पत्ते आते हैं तो वो एक नया पत्ता उठाता है। फिर वो देखता है कि यो पत्ता हाथ में मौजूद बाकी पत्तों के बीच कहाँ फिट बैठेगा। हाँ, ऐसे ही करते हैं सब। फिर वो बाकी पत्तों को थोड़ा सा खिसकाकर उस नए पत्ते को उसकी सही जगह पर इंसर्ट कर देता है। इसमें बेमतलब की अदला बदली नहीं होती, सिर्फ शिफ्टिंग होती है। वाह, ये तो बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि चाहे बबल सॉर्ट हो, सिलेक्शन हो या इंसर्शन, ये सब के सब O(n)² की कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये सब बड़े डेटा के लिए बेकार है? जी, थोड़े बहुत डेटा के लिए तो ये चल जाएंगे, लेकिन हमारे पिक्सेलग्राम ऐप पर जब रातों रात लाखों यूजर्स आ जाएंगे तो इन तरीकों से सर्वर धुआं छोड़ देगा। हाँ, करोड़ों यूजर्स का डेटा इन तरीकों से सॉर्ट करना तो सच में नामुमकिन है। तो फिर जब डेटा का पहाड़ सामने हो तो उसे कैसे सॉर्ट किया जाए? तब हमें कुछ एडवांस तरीके चाहिए होते हैं, जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर और रिकर्शन। रिकर्शन? ये शब्द मैंने कई बार सुना है। ये कैसे काम करता है? रिकर्शन एक ऐसी तकनीक है जहां कोई फंक्शन अपना काम पूरा करने के लिए खुद को ही दोबारा कॉल करता है। जैसे दो शीशों के बीच एक के अंदर एक अनंत छवियां बनती हैं, है ना? बिल्कुल वैसा ही। लेकिन इसमें एक बेस कंडीशन का होना बहुत जरूरी है, जहां जाकर ये लूप रुके। अगर वो बेस कंडीशन नहीं होगी तो क्या होगा? तो कंप्यूटर बार बार खुद को कॉल करता रहेगा जब तक उसकी पूरी मेमोरी भर नहीं जाती। ओहो, और फिर स्टैक ओवरफ्लो नाम का एरर आ जाएगा। एकदम सही। मेमोरी फुल होते ही प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की सबसे मशहूर कोडिंग वेबसाइट का नाम भी तो इसी एरर पर रखा गया है ना, स्टैक ओवरफ्लो। हाँ, ये एक बहुत मजेदार ट्रिविया है टेक की दुनिया का। तो इसी रिकर्जन का इस्तेमाल डिवाइड एंड कॉन्कर में होता है। मतलब बड़ी समस्या को छोटे हिस्सों में तोड़ना। जी, एक बहुत बड़ी समस्या को एक साथ सुलझाने के बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया जाता है। ये तो किसी घर में हो रही बड़ी शादी या इवेंट की तरह लगता है। शादी की तरह? वो कैसे? देखिए, शादी का सारा काम कोई एक इंसान अकेले नहीं संभाल सकता, तो काम को बांट दिया जाता है, मतलब डिवाइड कर दिया जाता है। एक टीम कैटरिंग देख रही है, दूसरी डेकोरेशन, तीसरी मेहमानों को संभाल रही है। हाँ, ये तो है। फिर हर टीम अपने हिस्से का काम निपटाती है, जिसे कॉन्कर कहते हैं, और आखिर में सब मिलकर एक सफल इवेंट पूरा करते हैं। बहुत खूब। इसी सिद्धांत से ना मर्ज सॉर्ट जन्म लेता है। मर्ज सॉर्ट में क्या होता है? इसमें एक बहुत बड़े एरे को बीच से आधा किया जाता है, फिर उन टुकड़ों को और आधा किया जाता है। ये तब तक चलता है जब तक हर टुकड़े में सिर्फ एक एक एलिमेंट ना बच जाए। और एक अकेला एलिमेंट तो हमेशा ही डिफॉल्ट रूप से सॉर्टेड होता है। बिल्कुल। उसके बाद उन छोटे टुकड़ों की तुलना करके उन्हें सही क्रम में जोड़ा जाता है, जिसे मर्ज करना कहते हैं। मर्ज सॉर्ट का लॉजिक तो बहुत क्लीन है, लेकिन मैंने आर्टिकल्स में पढ़ा है कि टेक इंडस्ट्री में क्विक सॉर्ट का दबदबा काफी ज्यादा है। इसमें ऐसा क्या अलग होता है? क्विक सॉर्ट ना थोड़ा स्मार्ट है। इसमें एरे को बीच से काटने के बजाय एक पिवट वैल्यू चुनी जाती है। पिवट वैल्यू? ये क्या होती है? आमतौर पर आखिरी एलिमेंट को पिवट चुन लिया जाता है। अब पूरे एरे में एक राउंड ऐसा चलाया जाता है कि पिवट से छोटी सारी वैल्यूज उसके बाईं ओर आ जाएं। और बड़ी वैल्यूज दाईं ओर आ जाए? जी। इसके बाद पिवट अपनी सही जगह पर लॉक हो जाता है। यही काम बचे हुए बाएं और दाएं हिस्सों के लिए रिकर्जन के जरिए बार बार किया जाता है। लेकिन एक मिनट, अगर दोनों ही तरीके बड़ी समस्याओं को छोटे में तोड़ रहे हैं
और दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON log n है। जो कि पुराने तरीकों से हजारों गुना तेज है। हाँ, तो फिर क्विक सॉर्ट को अक्सर मर्ज सॉर्ट पर तरजीह क्यों दी जाती है? दोनों बराबर ही तो तेज हुए ना। ये एक बहुत ही बारीक और शानदार सवाल है। देखिए, मर्ज सॉर्ट में जब टुकड़ों को वापस जोड़ा जाता है तो उसके लिए एक अलग से नई मेमोरी बनानी पड़ती है। अच्छा, मतलब एक नया एरे बनाना पड़ता है। हाँ, जबकि क्विक सॉर्ट उसी मौजूद एरे के अंदर ही नंबर्स की अदला बदली कर लेता है। इसलिए क्विक सॉर्ट मेमोरी की काफी बचत करता है। अब समझी। इसीलिए ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में ज्यादा एफिशिएंट साबित होता है। बिल्कुल सही। चलिए मान लिया कि डेटा तेजी से खोज लिया, बाइनरी सर्च और क्विक सॉर्ट से उसे सॉर्ट भी कर लिया। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ एक पुरानी समस्या याद आ रही है। कौन सी समस्या? शुरुआत में जो पिक्सेलग्राम ऐप का यूजर डेटाबेस हमने बनाया था, वो एरे और लकड़ी की अलमारी वाला उदाहरण। हाँ, एरे का फिक्स साइज। जी, उस फिक्स साइज की समस्या का तो अभी तक कोई हल ही नहीं निकला। अगर अलमारी फुल हो गई और नया यूजर आ गया, तो क्या एक नई और बड़ी अलमारी खरीदकर पुरानी किताबों को उसमें कॉपी करना पड़ेगा? ये तो रिसोर्सेज की भारी बर्बादी होगी। वही तो, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसे कैसे सुलझाएं? और इसी बर्बादी को रोकने के लिए ना डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स मैदान में आते हैं। इनमें सबसे पहला नाम है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट, ये एरे से अलग कैसे है? इसमें डेटा को एक साथ लंबी कतार में रखने की कोई मजबूरी नहीं होती। कंप्यूटर की मेमोरी में जहां जहां खाली जगह मिलती है, डेटा वहीं बिखेर कर रख दिया जाता है। लेकिन एक मिनट, अगर डेटा पूरी मेमोरी में अलग अलग जगह बिखरा हुआ है, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि पहला डेटा कहाँ है और उसके बाद अगला डेटा कहाँ मिलेगा? यही लिंक्ड लिस्ट का डिजाइन कमाल करता है। इसमें सिर्फ डेटा स्टोर नहीं होता, बल्कि एक नोड बनाया जाता है। नोड, इसके अंदर क्या होता है? हर नोड के 2 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में असली डेटा होता है और दूसरे हिस्से में अगले नोड का मेमोरी एड्रेस होता है। और सबसे पहले नोड का पता कैसे चलता है? सबसे पहले नोड का पता एक हेड नाम के पॉइंटर के पास सुरक्षित रहता है। अरे वाह, मैं इसे एक ट्रेजर हंट गेम की तरह देख पा रहा हूँ। ट्रेजर हंट? वो कैसे? देखिए, ट्रेजर हंट में सारा खजाना एक साथ एक जगह तो नहीं मिलता ना। बिल्कुल। बस एक पहला सुराग दिया जाता है, जिसे हम हेड कह सकते हैं। हाँ, सही कहा। फिर जब कोई खिलाड़ी उस सुराग पर पहुंचता है, तो उसे वहां इनाम या डेटा मिलता है, और साथ ही एक पर्ची मिलती है जिस पर अगले सुराग का पता लिखा होता है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी। बस ऐसे ही एक के बाद एक पते खोजते जाओ, जब तक कि आखिरी पर्ची पर कुछ न लिखा हो, जिसे हम टेक की भाषा में नल कहते हैं। क्या बात है, आपने एकदम सटीक तरीके से समझाया है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर बीच में कोई नया नोट जोड़ना हो ना, तो बाकी सारे नोट्स को खिसकाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ओह, अच्छा, तो बस एड्रेस बदलना होता है। जी, बस बीच वाले नोट के पते को तोड़कर नए नोट की तरफ मोड़ दिया जाता है और नए नोट को अगले से जोड़ दिया जाता है। ये वाकई कमाल का लचीलापन है। अच्छा, मैंने सुना है कि जो लिंक्ड लिस्ट एक ही दिशा में जाती है, उसे सिंगली कहते हैं। हाँ, और जिसमें आगे और पीछे दोनों के पते हों, वो डबली लिंक्ड लिस्ट होती है। लेकिन डेटा को हैंडल करने के कुछ और भी तरीके हैं जिसके बारे में अक्सर बात होती है, जैसे स्टैक और क्यू। इनका क्या रोल है इसमें? स्टैक बहुत ही सीधा सा स्ट्रक्चर है जो लीफो के नियम पर चलता है। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। बिल्कुल, जो डेटा सबसे आखिर में अंदर जाएगा वो सबसे पहले बाहर आएगा। जैसे किसी रेस्टोरेंट में रखी प्लेट्स। हाँ, जब एक के ऊपर एक प्लेट रखी जाती है तो उठानी हो तो सबसे ऊपर वाली प्लेट ही पहले उठाई जाती है। जी, इसमें डेटा डालने को पुश, निकालने को पॉप और सिर्फ सबसे ऊपर वाले डेटा को देखने को पीक कहते हैं। तो क्या हमारे कंप्यूटर का अंडू बटन इसी स्टैक पर काम करता है? मतलब जब हम कोई टाइपिंग करते हैं और गलती से कुछ डिलीट हो जाता। हाँ, तो कंट्रोल Z दबाने पर जो सबसे आखिरी काम हमने किया था, वही सबसे पहले अंडू होता है। बिल्कुल सही। वेब ब्राउजर का बैक बटन भी इसी स्टैक का एक बेहतरीन उदाहरण है। और क्यू कैसे काम करता है? इसके विपरीत क्यू होता है जो फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर काम करता है। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। नाम से ही स्पष्ट है, जैसे किसी कॉफी शॉप के बाहर लगी लाइन, जो व्यक्ति लाइन में पहले खड़ा है उसे कॉफी भी पहले मिलेगी। एकदम सही। नया व्यक्ति हमेशा लाइन के पीछे जुड़ेगा, जिसे NQ कहते हैं। और जिसे कॉफी मिल जाएगी वो आगे से बाहर निकल जाएगा, जिसे DQ कहते हैं। हाँ, लेकिन एक नॉर्मल क्यू में एक बड़ी खामी होती है। वो क्या? जब आगे से लोग निकलते जाते हैं
तो सामने की जगह खाली तो हो जाती है, लेकिन पीछे से आ रहे नए लोगों के लिए वो खाली जगह इस्तेमाल नहीं हो पाती, क्योंकि पीछे का पॉइंटर आगे बढ़ चुका होता है। आदि हो गई। जी, और इस बर्बादी को रोकने के लिए सर्कुलर क्यू बनाया जाता है। इसमें लाइन का आखिरी सिरा गोल घूमकर वापस उस खाली हुए पहले सिरे से जुड़ जाता है। मतलब हर छोटी से छोटी समस्या का एक बेहद स्मार्ट मैथमेटिकल समाधान खोजा जा चुका है। बिल्कुल, कंप्यूटर साइंस ऐसे ही काम करता है। और एक चीज और, अगर डेटा सीधा लाइन में ना होकर किसी हायरार्की में हो, मतलब जैसे किसी कंपनी का स्ट्रक्चर जहां एक बॉस और उसके नीचे कई एम्प्लॉइज हो। हाँ, उस स्थिति में ट्रीज का इस्तेमाल होता है। ट्रीज, ये क्या होते हैं? ट्रीज में एक मुख्य रूट होता है जिससे नीचे की तरफ ब्रांचेस निकलती हैं। बाइनरी ट्रीज इसका एक बहुत पॉपुलर रूप है। बाइनरी ट्री में क्या खास होता है? इसमें हर नोड से आगे अधिकतम 2 ही शाखाएं लेफ्ट और राइट निकल सकती हैं। यह स्ट्रक्चर विशाल डेटाबेस में तेज सर्चिंग के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो आज के इस डीप डाइव को अगर समेटा जाए ना, तो ये बात पूरी तरह से शीशे की तरह साफ हो जाती है। जी, क्या बात, साफ हो जाती है। यही कि डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स सिर्फ कोडिंग के रूखे और बोरिंग नियम बिल्कुल नहीं है। ये वो मजबूत और अदृश्य पहिए हैं जिन पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की गाड़ी सुचारू रूप से दौड़ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब एक साधारण एरे के फिक्स्ड इंडेक्स से लेकर डिवाइड एंड कॉन्कर की समझदारी तक, और ट्रेजर हंट जैसी डायनामिक लिंक्ड लिस्ट्स हों या ट्रीज, हर टूल का अपना एक खास मकसद और समय है। और सच कहूं कि यही गहरी समझना एक सामान्य कोडर को एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनाती है। हाँ, क्योंकि टूल्स तो सबके पास होते हैं। बिल्कुल, ये जानना कि किस समस्या में कौन सा टूल सर्वर के लाखों डॉलर बचा सकता है और यूजर को बिना रुकावट का अनुभव दे सकता है, यही असली इंजीनियरिंग है। सही बात है। लेकिन जाते जाते ना मेरे दिमाग में एक ऐसा सवाल आ रहा है जो शायद किसी को भी भविष्य की तरफ सोचने पर मजबूर कर दे। अच्छा, कैसा सवाल है वो? देखिए, जिस बेतहाशा रफ्तार से आज दुनिया भर का डेटा बढ़ रहा है और जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इंसानी सोच की नकल करने की कोशिश में लगातार कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। हाँ, एआई का विकास तो बहुत ही अनिश्चित और तेज दिशा में हो रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में हमें इन पारंपरिक बाइनरी ट्रीज, लिंक्ड लिस्ट्स और सर्कुलर क्यूज से आगे बढ़ना पड़ेगा? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मतलब क्या हमें ऐसे ऑर्गेनिक डेटा स्ट्रक्चर्स विकसित करने होंगे जो इंसान के दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह खुद ही अपना आकार, अपना क्रम और अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकें, वो भी बिना किसी बाहरी एल्गोरिदम के? वाकई ये सोचने वाली बात है। डेटा का भविष्य कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। अगले विषय के साथ फिर लौटेंगे।